स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पिछला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स हम कवर करेंगे जो कि यूकैरियोटिक हैं, बट फिर भी वो क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, बट ये बात भी गलत नहीं है कि कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है उनकी बॉडी में, और वही सेल उनकी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनके फीचर्स हैं। तो बच्चों, बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं, उन सबके पास एक ही सेल होता है। तो मतलब ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और उनके सेल्स के अंदर, मतलब एक ही तो सेल है, उस सेल के अंदर इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये कैरी करेंगे। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास फ्लैजिला होंगे और कुछ के पास सीलिया होंगे फॉर द मूवमेंट और लोकोमोशन। और इनके पास मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन रहेगा उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे बच्चों, वो ऑटोट्रोफिक भी होंगे, मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे, वो हेटेरोट्रोफिक भी हो सकते हैं। उसके अंडर वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर अगर फीड कर रहे हैं तो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ इनमें से एज अ पैरासाइट भी बिहेव करेंगे, मतलब उनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमें देखने को मिलेगा। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो मिक्सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो समटाइम्स ऑटोट्रॉफिक होंगे और समटाइम वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कि वो समटाइम्स एक्ट करेंगे एज अ ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जब उनको सनलाइट अवेलेबल होगी तो वो अपना खाना खुद से बना लेंगे। जब उनको सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म ये सारे ही मोड शो करेगा। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ने हैं, तो उनमें डिफरेंट ये मोड्स जो आपने पढ़ने हैं। फिर बात आती है कि इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों, ये सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों ही तरीकों से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम इनमें देख सकते हैं और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हम इनमें देख सकते हैं। तो आप लिख लो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ केसेस इनमें हम देख सकते हैं। तो ये बात हमने याद रखनी है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 और 3 मार्क्स में कि बताओ कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, तो आपने ये सारे कैरेक्टर्स आपने साइट कर देने हैं। तो अभी हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने पढ़ने हैं कैरिसोफाइट्स या ग्रिसोफाइट्स,
क्रेसोफाइट्स के बाद हमने पढ़ने हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, फिर हमने पढ़ने हैं यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स के बारे में, स्पोरोजोन्स के बारे में। तो जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं, ये सारे के सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बात हमने याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रेसोफाइट्स की। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या हैं, मरीन हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ये मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं, मतलब इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये मरीन वाटर में मिलते हैं, या अगर इनके साइज की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। तो अभी इसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़नी है बच्चों। वो कौन सी टाइप्स हैं? क्रेसोफाइट्स फर्दर टू टाइप्स के हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं? एक है डायटम्स और दूसरे हैं डेस्मिड्स। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमने इसके अंडर कवर करने हैं, एक है डायटम्स और दूसरे हैं डेस्मिड्स। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली दैट व्हाट आर द डायटम्स एंड व्हाट आर द डेस्मिड्स। तो एंड एक आधा आपसे इनका यूज भी पूछा जाएगा। तो जो डायटम्स हैं बच्चों, ये अपनी सिलिका की शेल्स की वजह से ये कुछ फेमस हैं। जो इनके शेल्स हैं वो पतली शेल से बने हैं जो कि सिलिका से बनी है। तो वो शेल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, जैसे एक सोप केस के जो दो लिड्स होते हैं, या सोप केस का एक बॉटम और ऊपर का उसका जो पोर्शन उसका लिड है वो उसमें जैसे फिट हो जाता है, तो वैसे ही इनके जो पतली सी वॉल के शेल्स हैं वो भी एक दूसरे में फिट हो जाते हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। तो जो ये डायटम्स है बच्चों, इनकी जो वॉल है वो किससे बनी है? वो बनी है सिलिका से। किससे बनी है वो? सिलिका से। ये बात यहाँ से हमने याद करनी है। जब यही डायटम्स काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं या जब इनकी डेथ हो जाती है, तब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाइल अप होते रहते हैं और इनका एक बड़ा सा हीप जो है वो ओशन के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। और वही जो हीप है वो बाद में क्या बनाता है? डायटमेशियस अर्थ, जिसको इंडस्ट्रीज के अंदर ऑयल्स की फिल्ट्रेशन के लिए या फिर सिरप की फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन बेड्स बनाने के लिए बेसिकली जो ये सिलिका है वो यूज़ होता है। और जो इनकी वजह से वो समुद्र के लेवल पर ऐसे एक डिपॉजिट बन गया था, उसको हम क्या बोलते हैं? डायटमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं हम उसको? डायटमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटमेशियस अर्थ। अब यही डायटमेशियस अर्थ क्या की जाती है? एज अ फिल्टर यूज की जाती है। इसके फिल्टर बेड्स बनाए जाते हैं। इसके लिए ऑयल्स और सिरप्स की फिल्टरेशन के लिए। बेसिकली ऑयल्स में से वैक्स को रिमूव करने के लिए ये फिल्टर बेड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इतना आपने याद रखना है। और जो ये ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, ये वाटर करंट्स के अंदर पैसिवली मूव करेंगे। इसका क्या मतलब है कि ये इतने लेजी हैं, ये अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, ये वाटर के करंट्स के अगेंस्ट मूव नहीं करेंगे। जिधर इनको वाटर ले जाएगा उधर ही ये फ्लो कर जाएंगे। तो मतलब ये उधर ही सेल करेंगे जिधर इनको वाटर ले जाएगा। तो सेल विद द फ्लो, फॉलो करते हैं। वैसे क्या है, ये बहुत ही लेजी है। ये बात हम याद रखेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों डेस्मिड्स की। जो डेस्मिड्स हैं ये क्या है? इनको गोल्डन एल्गा के नाम से जाना जाता है, जो कि पॉल्यूशन को चेक करने के लिए यूज की जा सकती है एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। सो इसका इतना ही यूज हमने याद करना है। और
और इसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। डेसिमेट जो है बेसिकली एसिडिक पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। तो पीएच इनका जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 4.8 से 7.0 तक। इतनी पीएच के अंदर या इस पीएच के रेंज में ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, नाम से ही भूतिया सा लग रहा है थोड़ा सा। डाई से मतलब दो, फ्लैजेलम, तो ये कुछ ऐसे डेंजरस ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिधर भी ये मौजूद होंगे उधर बाकी के ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को ये थ्रेटन करेंगे, उनके लिए डेंजर कॉज कर देंगे। कैसे? अब यही जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, एक तो ये मूव करते हैं ऐसे घूम घूम करके, जैसे शक्तिमान ऐसे मूव करता है ना घूम घूम करके, तो वैसे ही ये घूम करके मूव करते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, तो इनके पास इनकी जो सेल्यूलोज की हार्ड प्लेट्स होंगी, उनके इन बिटवीन इनके पास दो फ्लैजेला रहेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। तो इनके पास बेसिकली दो फ्लैजेलाज हैं और इनकी जो सेल प्लेट्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं? सेल्यूलोज की हैं, और वो प्लेट्स क्या हैं? हार्ड इन नेचर हैं। ये बात हम याद रखेंगे। सेल्यूलोज जिक हार्ड प्लेट्स, याद रखना है आपने ये बात। तो दो फ्लैजेलास, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली इनके पास प्रेजेंट रहेंगे, ये बात हम याद रखेंगे। और ये कैसे मूव करते हैं वाटर में? ऐसे घूम करके ये मूव करते हैं। ये बड़े कलर्स में मिलते हैं बच्चों, इनमें आपको रेड कलर भी मिल जाएगा, ये ब्राउन कलर में भी देखने को मिल सकते हैं, येलो कलर में भी मिल सकते हैं, ग्रीन कलर में भी मिल सकते हैं, इवन ये ब्लू कलर के भी हो सकते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन जो मिलता है वो कौन सा है? वो है रेड डायनोफ्लैजेलेट। अब इसी की हमने एक एग्जाम्पल अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करनी है, वो कौन सी है? गाउनियोलेक्स। अब यही जो गाउनियोलेक्स है बच्चों, ये रेड सी या रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी जब ये ऑर्गेनिज्म मतलब रेड डायनोफ्लैजेलेट जो है, जब ये बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा तो ये अपना नंबर इंक्रीज कर देगा बहुत जल्दी, और वहाँ पर ज़्यादा नंबर बढ़ने की वजह से वो ओशन के अंदर जो टाइड्स होंगी उनके साथ जब मूव करेगा तो टाइड्स को एक टिंज मिलेगी, कौन से कलर की? रेड कलर की, जिसकी वजह से ओशन जो है वो क्या लगेगा? रेड कलर का अपेयर होगा। आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। तो फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स हैं उनकी वजह से जो सी का कलर है या ओशन का कलर है वो रेड हो गया है। तो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये रेड डायनोफ्लैजेलेट, जिसमें हम एग्जाम्पल याद करेंगे गाउनियोलेक्स। अब यही जो बच्चों डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये कुछ केमिकल्स या टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो सफ़र करती है। मतलब जो फिशेस हैं उनकी क्या हो जाती है? डेथ। तो ये फिशेस या और मरीन लाइफ के लिए ये टॉक्सिन्स जो हैं वो खतरनाक हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एज अ डायन एक्ट कर रहे हैं, एज अ भूत एक्ट कर रहे हैं, अपने आप में से कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, शक्तिमान की तरह से घूम करके ये मूव कर रहे हैं, या और किसी पावरफुल जैसे ऐसे वर्ल होता है ना, वर्ल, तो ये ऐसे वर्ल की तरह मूव करते हैं। तो ये इनके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने याद रखने हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ रेड टाइड क्या है? रेड टाइड और रेड टाइड्स क्या हैं? तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, ये कॉन्सेप्ट आपने बताना है। और इसके अंदर आपने एग्जाम्पल कौन सी लेनी है? गाउनियोलेक्स की। बच्चों यूग्लेनोइड्स जो हैं
इसके अंडर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल किसकी, यूग्लेना की। किसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, यूग्लेना की। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। बेसिकली यूग्लेनॉइड्स जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं फ्रेश वाटर में। कहाँ पर मिलेंगे, हैबिटेट लिख लो इसका, कहाँ पर मिलता है ये फ्रेश वाटर के अंदर या फिर स्टेगनेंट वाटर के अंदर। अब यही जो यूग्लेना है बच्चों, इसके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं। एक जो फ्लैजिला है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। एक फ्लैजिला का साइज छोटा होता है। सेल वॉल की जगह पर इनके पास प्रेजेंट रहती है प्रोटीन की एक लेयर। क्या प्रेजेंट रहती है, प्रोटीन की एक लेयर। वही जो प्रोटीन की लेयर है बच्चों, ये कौन से प्रोटीन की लेयर है, ये है पैलिकल से बनी हुई लेयर। पैलिकल प्रोटीन से बनी हुई लेयर है। इनके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल की जगह पर इनके पास प्रोटीन से बनी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो किससे बनी है, पैलिकल प्रोटीन से। अब यही जो पैलिकल प्रोटीन है इन ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लैक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है, फ्लैक्सिबिलिटी। यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि जो लेयर इन ऑर्गेनिजम्स मतलब यूग्लेना के अराउंड जो लेयर प्रेजेंट है या उसकी कवर है वो किससे बनी है या किस प्रोटीन से बनी है। तब आपने बताना है कि ये पैलिकल प्रोटीन से बनी है। इतनी बात हम याद रखेंगे। अगर इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसका क्या मतलब है कि अगर इनको सनलाइट अवेलेबल है तब ये खाना खुद से बनाएंगे, तब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड। अगर सनलाइट क्या है, अवेलेबल है, सनलाइट की क्या है, अवेलेबिलिटी है। अगर इनको सनलाइट नहीं अवेलेबल है तब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करेंगे, उनको धोखा देंगे। पहले तो ये अच्छे से दिखा रहे थे हम तो आपको नहीं खाएंगे, पर जैसे ही रात हुई सनलाइट नहीं है तो इनको भूख लगी तो इन्होंने दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक कर देना है। काफी धोखेबाज हुए ना ये। तो तब ये करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब इनको सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो ये दोनों ही मोड ये शो कर सकते हैं। मतलब इनमें कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मिक्सोट्रॉपिक। ये मिक्सोट्रॉपिक मोड जो है वो शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इनके बारे में, इनके न्यूट्रिशन के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है तो आप इस सारे कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी बात याद रखनी है कि इनके अराउंड पैलिकल की एक फ्लैक्सिबल लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि इस स्ट्रक्चर को या इस ऑर्गेनिज्म को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की तरफ जो कि क्या है, स्लाइम। स्लाइम मोल्ड्स बच्चों क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जब इनके अराउंड फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तब ये अपना एक एग्रीगेट सा बना लेते हैं। तो ये अपना एग्रीगेट सा बना देते हैं और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये सेवरल फीट्स तक ये ग्रो कर सकते हैं, काफी दूर दूर तक ये फैल सकती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा रहेगा, अब जो स्लाइम मोल्ड है ऐसे याद कर लेना, ऐसे स्लाइम मोल्ड, ऐसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका क्या मतलब है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। क्या करते हैं, फीड्स ऑन डेड, ऐसे लिख देते हैं, फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये बात आपने याद रखनी है। एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफाइटिक। तो ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों।
अब जो स्लाइम मोल्ड है बच्चों, ये काफ़ी मीटर्स तक ग्रो कर सकती है। जब इसके अराउंड अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तब ये क्या करती है, एक ऐसा ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना देती है। मोल्ड है ना, तो ये हाइफाज भी बनाएगी और एक इसका मेन स्टेम भी होगा। तो इन्हीं हाइफाज के ऊपर ये क्या बना लेगी, कुछ ऐसे ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर बना लेगी और उनके अंदर फिर डिवीजन होनी स्टार्ट होगी, जिसके अंदर स्पोर्स बनने फॉर्म होंगे। अब जब इनके अराउंड अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो ये अपने आप को अंदर से ऐसे डिवाइड करना शुरू करेंगी और यहाँ पर स्पोर बनाने शुरू कर देंगी। जब इनके अराउंड कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हो जाएंगी तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा और स्पोर्स जो हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। स्पोर जब बन रहे थे, जब इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मतलब स्पोरेंजियम के अंदर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का क्या नाम है, स्पोरेंजियम। तो बच्चों जब इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर फॉर्म हो रहे थे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर या अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर, ये जब इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे थे तब यहाँ पर कौन सी डिवीजन हुई थी, मेयोसिस। ये बात आपने याद रखनी है। मेयोसिस की हेल्प से यहाँ पर स्पोर्स फॉर्म हुए। अब वही स्पोर्स जब इस स्पोरेंजियम के अराउंड फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और जिधर भी ये जाएंगे, पहले एक बात और याद रखो, इन स्पोर्स की प्लॉइडी क्या है, एन, मतलब इनकी प्लॉइडी क्या है, ये हैप्लॉइड है। ये क्या है, हैप्लॉइड है। तो जब ये स्पोर्स जिधर भी गिरेंगे बच्चों, वहां से ये क्या कर देंगे, एक नई फंगस फॉर्म कर देंगे और तो ये एक नई मोल्ड जो है वो ग्रो कर देंगे। जो ये स्पोर्स हैं बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा वायबल होते हैं, मतलब ये काफ़ी हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई पीएच को टॉलरेट कर सकते हैं और काफ़ी सालों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब यही जो स्पोर है, जब ये आगे चल करके जर्मिनेट करेगा तो इसमें क्या होगी, माइटोसिस। और अब जब ये आगे जर्मिनेट करेगा तो ये आगे फिर से नए ऐसे मोल्ड को ग्रो कर देगा। ये बात हम याद रखेंगे। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ स्लाइम मोल्ड। रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड था, इसमें तो एक ही पैरेंट इन्वॉल्व था, तो ये क्या था, एसेक्सुअल मोड था। ये ऑर्गेनिजम्स जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने इनके केस में पढ़ा, तो इतनी बात हम याद रखेंगे। सो दोबारा फिर से रिवाइज करते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। जब इनके अराउंड अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब ये अंदर से अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है। हाइफे के ऊपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है स्पोरेंजियम, और जब स्पोरेंजियम के अंदर डिवीजन होगी तो वहाँ से फॉर्म होंगे स्पोर्स। तो कौन सी डिवीजन हो रही है यहाँ पर, मायोसिस। मायोसिस की डिवीजन के बाद यहाँ पर स्पोर फॉर्म हुए, तो जो स्पोर्स थे उनकी प्लॉइडी क्या थी, एन। फिर ये स्पोर्स आगे जिधर भी गिरेंगे वहाँ पर जाकर के जब ये डिवीजन करेंगे कौन सी, माइटोसिस, तब ये जर्मिनेट कर जाएंगे किसमें, दोबारा फिर से नए स्लाइम मोल्ड में। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड। अब बात करेंगे बच्चों प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स के अंदर हमने पढ़ना है अम्बीवॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, या फिर हमने पढ़ना है स्पोरोजोन्स के बारे में। तो जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अम्बीवॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमने अमीबा एंड एंट अमीबा के बारे में बात करनी है। अमीबा एंड एंट अमीबा के बारे में बात करनी है। अब यही जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सबसे पहले अमीबा की बात करें, हमें पता है ये एक ऐसा गरीब सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी की शेप भी प्रॉपर नहीं है, साइज भी प्रॉपर नहीं है, खाने के लिए माउथ नहीं है, डाइजेशन के लिए भी कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है। तो ये अपने मूवमेंट के लिए और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए फॉल्स फीट बनाता है, जिसे हम क्या बोलते थे,
सूडोपोडिया। तो अमीबा के केस में सूडोपोडिया होते हैं जो कि इसको इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं या फिर इसको अपना जो फूड पार्टिकल है उसको खाने में हेल्प करते हैं। तो सूडोपोडिया हमें याद रखने हैं। मे हैव सिलिका शेल्स, इसके पास सिलिका की शेल्स भी हो सकती हैं। जो एंड अमीबा है बच्चों, ये डिजीज कॉजिंग है। ये क्या कर सकता है, इंटेस्टाइनल अमीबोसिस। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एक इफेक्टेड ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन जो है उसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको स्टमक में पेन फील होगा, लिवर में प्रॉब्लम होगी, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकती है, उसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स एंटोमीबा जो है वो कॉज कर सकता है, मतलब ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासिटिक इन नेचर है। ये क्या है, पैरासिटिक इन नेचर है, ये बात आपने याद रखनी है। ये ऑर्गेनिज्म क्या था, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहा था, तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। ये थी प्रोटोजोन्स के अंदर पहली टाइप। बढ़ते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है बच्चों, जिसके पास क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे, जिसके पास क्या होंगे, फ्लैजिला। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास एक तो बात होगी कि इनके पास क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। क्या होंगे इनके पास, फ्लैजिला। और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ऐसे याद कर लेना, एफ से फ्री लिविंग भी हो सकते हैं ये, या दूसरों की बॉडी के ऊपर भी स्टे कर सकते हैं, तो मौका नहीं छोड़ेंगे किसी से हेल्प लेने की। तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। अब यही जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक बीमारी कॉज कर सकते हैं जो कि स्लीपिंग सिकनेस है, जो कि क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है उसको नींद में डिस्ट्रप्शंस रहती हैं, उसको जब अच्छे से नींद नहीं आएगी तो वो लेथार्जिक होगा, वो कंफ्यूजिंग सब कैरेक्टर बन जाएगा, वो कंफ्यूजन में रहेगा, तो लेजीनेस उसमें आ जाएगी, कंफ्यूजन उसमें होगी, नींद उसको अच्छे से नहीं आएगी, तो वो चीज़ों को भूलेगा, अच्छे से नहीं करेगा। तो ये एक स्लीपिंग सिकनेस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बात हमने याद रखनी है। और एक और बात, ऐसे पर्सन्स में कॉन्वोल्यूशंस हो सकती है, मतलब अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ बॉडी, ऐसे बॉडी के हाथ पैर ऐसे 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 हिलते रहेंगे, तो जैसे आपने देखा होगा ओल्ड एज में होता है यूजुअली ऐसा, तो वो किसकी वजह से होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की वजह से। बढ़ते हैं अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की तरफ। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की तरफ। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स वो वाले प्रोटोजोन्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेंगे बच्चों, सीलिया, जैसे कि पैरामीशियम के केस में, जैसे कि पैरामीशियम के केस में होता है, ऐसे उसके बॉडी के ऊपर थ्रेड लाइक धागे धागे लाइक स्ट्रिचेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सीलिया। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। अब यही सीलिया इस ऑर्गेनिज्म को अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर करके उसको इसकी माउथ कैविटी में गिराने में इसकी हेल्प करते हैं। अब इस कैविटी को क्या बोला जाता है, इस कैविटी को बोला जाता है गलेट। तो अम्बिबा से ये डिफरेंट है, अम्बिबा के पास तो कोई प्रॉपर माउथ नहीं था, इसके पास फूड को इंजेस्ट करने के लिए गलेट है या माउथ है, जिसके थ्रू ये अपना फूड कैप्चर करेगा। तो फूड को कैप्चर करने के बाद ये
उसको जब बॉडी के अंदर भेजेगा तो उसकी क्या करेगा, डाइजेशन, मतलब इसके ऊपर इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करेंगे और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। फिर इन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बॉडी में क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब। तो यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद इन्हीं फूड पार्टिकल्स को बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। उसके बाद ये क्या करेगा, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करना। आफ्टर एसिमिलेशन किसी भी सुटेबल एरिया से वेस्ट मटेरियल को, सपोज यहाँ से इसका वेस्ट मटेरियल इधर इकट्ठा हो गया, तो यहाँ से ये अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इजेशन। तो इजेशन के लिए इसके पास भी कोई प्रॉपर क्या नहीं है, प्लेस नहीं है या प्रॉपर ऑर्गन नहीं है, जैसे कि अम्बिबा के केस में था। तो अम्बिबा एंड इस पैरामीशियम, तो ये किसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी, ये भी याद रखना है बच्चों, हमने पढ़ी एग्जाम्पल पैरामीशियम की। किसकी एग्जाम्पल पढ़ी हमने, पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अमीबा जैसा ही है, बट इसके पास एक अपनी फिक्स शेप है। इसकी बॉडी के अराउंड सीलिया प्रेजेंट है और माउथ इसके पास प्रेजेंट है फॉर द इंजेक्शन। और बाकी के स्टेप्स जो है इंजेक्शन के बाद, जब ऐसे इधर से फूड को बॉडी के अंदर इसने डाला तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो यहाँ से क्या हुई है, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के बाद ये था फर्स्ट स्टेप, फिर डाइजेशन, फिर हुई एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। अब इंजेक्शन जो है पैरामीशियम एंड अमीबा के केस में डिफरेंट है, क्योंकि अमीबा के पास माउथ नहीं है, वो सूडोपोडिया के थ्रू करती है ये सारा कुछ, बट जो ये पैरामीशियम है इसके पास गलत है जिसके थ्रू ये इंजेक्शन करेगी, और सीलिया के थ्रू ये अपने फूड को कैप्चर करके गलट में गिराती है। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन वो सिमिलर है जैसे अमीबा के केस में होता है, तो ये बात हम याद रखेंगे। हमने बात करी थी ये किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म फ्लैजेलेटेड होंगे, तो उसकी हमें अभी एग्जाम्पल मिल गई है कि जो सिलेटेड है उसके अंदर हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, फ्लैजेलेटेड के अंदर हम डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स की बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पोरोजोन्स और लाइफ स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब है कि जब अपनी लाइफ के अंदर एक बार ये स्पोर्स की फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का नाम सुना सुना सा लग रहा है, हाँ जी, ये क्या है, मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट। कौन सा एजेंट है ये, मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट। ये क्या है, मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट है प्लाज्मोडियम। जब यही प्लाज्मोडियम फीमेल मस्कीटो की हेल्प से एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर एंटर होता है, मतलब उसको इन्फेक्ट करता है, तब ये उसकी बॉडी के अंदर जाकर के स्पोर्स बना देता है। उन स्पोर्स को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजोइड्स। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड्स। तो मतलब इनकी लाइफ में स्पोर लाइक स्टेज आती है, तो इसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, स्पोरोजोन्स। क्या बोलते हैं हम इनको, स्पोरोजोन्स। तो एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम हमने याद रखना है। आई होप आप सबके लिए आज का लेक्चर वर्थ होगा, सो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको कोई डाउट्स हैं देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।